हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ, जो कि है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी इन द चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने 22 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे बेटा। आज हमारा इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो कि रिटायरमेंट के केस में होगा। तो अब देखिए, यहाँ पर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज आपके लिए कोई नई बात नहीं है बेटा। आपने इस बात को एडमिशन के टाइम पर अच्छे से सीख लिया था। अभी आपने जो इससे पहले जो चैप्टर सीखा था एडमिशन, उसमें जिस तरह से ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज को आपने डील किया था, बिल्कुल सेम वही तरीका होगा यहाँ पर भी इसको डील करने का। तो इसका मतलब चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर कुछ नया नहीं सीखना है, बस आपको एक बार फिर से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और देख लेना है कि किस तरह से रिटायरमेंट के केस में ये क्वेश्चंस प्रेजेंट हो रहे हैं और हमें उनको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। संगीता, सरोज एंड शांति आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। शांति रिटायर्ड एंड ऑन द डेट ऑफ हर रिटायरमेंट फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड। तो यहाँ पर ये कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, जैसे कि जो फर्नीचर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है 12,000 रुपये से, स्टॉक डिक्रीज हो गया 10,000 रुपये से, मशीनरी जो है हमारी उसकी बुक वैल्यू 50,000 है और उसको रिड्यूस करना है हमें 10% से। इसके अलावा भी कुछ और है यहाँ पर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं जो कि 5% के क्रिएट करने हैं ऑन डेटर्स इस बुक में, जिसकी वैल्यू है 40,000 रुपीज़ की। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट की बात की गई है जो कि 10,000 रुपीज़ का है, और साथ ही साथ एक आइटम है जो कि 1,000 रुपीज़ का था, इंक्लूडेड था हमारे बिल्स पेबल में, अब वो हमारा क्लेम नहीं होगा तो उसको राइट बैक करना है। और इससे रिलेटेड अब हमें यहाँ पर जर्नल एंट्रीज को पास करने के लिए बोला है। तो चलिए बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इसकी जर्नल एंट्री करें, उससे भी पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आपको देनी जरूरी है। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही समय है सही डिसीजन लेने का। अगर आप सीए फाउंडेशन के मई 2022 अटेम्प्ट को क्लियर करना चाहते हैं और डर लग रहा है कि वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो अनअकैडमी का स्पेशल बैच जो 22 दिसंबर 21 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको मेंटर करेंगे। आपको इस बैच में सब्सक्राइब करने से मिलेगा लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के साथ साथ नया और अपडेटेड स्टडी मटेरियल। यही नहीं, आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी एक्सेस किया जाएगा, वो भी अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ। हर 3 क्लासेस के बाद आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आप अपने हर तरह के कॉन्सेप्ट्स पर कमांड कर सकेंगे। अब एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सब्जेक्ट जो कि आपके सीए फाउंडेशन से रिलेटेड है, आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सब्सक्राइब करने के लिए अभी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और वहां पर सब्सक्राइब करें। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको 10% का स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा, जिसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यही नहीं, सब्सक्रिप्शन के और भी ऑप्शन जैसे प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और भी इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट जो आपको इस कोर्स में मिलेंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो कि अनअकैडमी जल्दी ही लॉन्च करने वाला है, जैसे कि लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म आने वाला है आपके लिए। साथ ही साथ एक इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हमारी लॉन्च हो चुकी है, जिसको आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत स्टाइल में कर सकते हैं। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन कोर्सेज में एनरोल कर करके अपने आप को सीए फाउंडेशन के लिए तैयार करने के लिए और उसको क्रैक करने। और अधिक डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां के लिंक्स को फॉलो करें। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके जितनी भी हमारे पास एडजस्टमेंट्स बोली गई हैं, उन सभी एडजस्टमेंट्स की एक एक करके इंडिविजुअल हम लोग जर्नल एंट्रीज को समझते हैं। देखिए, ए में लिखा है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। अब इसका हमें क्या करना है? देखो, जब भी हमारे पास रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का केस आता है, तो वहां पर आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं मांगा, आपसे सिर्फ जनरल एंट्रीज मांगी है। तो आपको क्या करना है? बड़ा सिंपल सा काम करना है। आपको यहां पर देखना है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इन ट्रांजैक्शंस में फर्म को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर फर्म को फायदा हो रहा है इस एक्टिविटी से, तो इसका मतलब यहां पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर लॉस हो रहा है
लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन सभी एडजस्टमेंट्स में कहीं ना कहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है हमें। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं और समझते चलते हैं। तो पहला है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये फर्म के लिए फायदे की बात है बेटा। तो यहाँ पर ये फर्म के फायदे की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये जो ए पार्ट होगा इसकी जर्नल एंट्री में जो भी हमारा ये फर्नीचर का एसेट है, फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो हमें बुक्स में इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा। जब भी एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, ये आपको अच्छे से मालूम है। तो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 12,000, और क्योंकि ये फायदा हो रहा है इसलिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको यहाँ क्रेडिट करना है 12,000। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब हमारे को किसी भी एक्टिविटी से, चाहे वो एसेट की हो चाहे वो लायबिलिटी से हो, अगर फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये होगी हमारी एक एंट्री। तो इसकी एक नरेशन भी जल्दी से लिख लेते हैं। बीइंग इंक्रीज इन एसेट रिकॉर्डेड, बस आपको एक छोटा सा नरेशन यहाँ पर बना करके लिखना होगा। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट का जनरल एंट्री। हम सबको अलग अलग करेंगे बेटा। बी पार्ट में देखें, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज्ड बाय 10,000। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो स्टॉक की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर फर्म का नुकसान है। वैल्यू बढ़ती तो फायदा होता, लेकिन अगर स्टॉक की वैल्यू ही कम हो रही है तो नुकसान है। और अगर लॉस होता है तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको डेबिट कर देना है, कितनी वैल्यू से, 10,000 रुपीज से। ये स्टॉक कम हो रहा है 2, और कम क्या हो रहा है, ये भी हमारा एक एसेट ही है स्टॉक। तो स्टॉक अकाउंट को कि कम हो रहा है इसलिए उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो बस यहाँ पर एंट्री क्या आ गई, बीइंग डिक्रीज इन एसेट या फिर स्टॉक, इन स्टॉक रिकॉर्डेड। तो ये हमारा सेकंड जनरल एंट्री हो गया। थर्ड जनरल एंट्री में मशीन ऑफ द बुक वैल्यूड ऑफ रुपीज 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। अगेन यहां पर फिर से देखेंगे तो एसेट कम हो रहा है बेटा। कितनी वैल्यू से कम हो रहा है, 50,000 रुपीज की तो बुक वैल्यू है, यानी हमारी मशीन की जो बुक वैल्यू है अभी वो 50,000 रुपए की है, इसका 10% यानी 5,000 रुपीज से मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी बेटा। तो चलिए इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सी पोर्शन होने वाला है उसमें हमारी मशीन की वैल्यू क्योंकि रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। और जब भी लॉस होगा बेटा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको डेबिट करना होता है, ये आप अच्छे से सीख चुके हो। तो यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है वो 5,000 रुपीज की से वैल्यू कम हो रही है टू मशीन अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट या मशीन अकाउंट लिख देंगे आप यहाँ पर 5,000 रुपीज। और नरेशन में फिर आ जाएगा बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीन रिकॉर्डेड। चलिए डी पार्ट को देखते हैं। डी पार्ट में हमें क्या बोला गया है, A provision for doubtful debts at 5% is to be created on debtors of book value of 40,000। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा कि अब जो हमारे डेटर्स हैं, जितना भी हमारे डेटर्स हैं, बुक में कितने डेटर्स बताए हुए हमें 40,000 रुपीज़ के। ये जो 40,000 रुपीज़ के डेटर्स हैं इसमें से 5% के डेटर्स ऐसे हैं जो कि डाउटफुल है, शायद हमें पैसा ना दे और उसी के लिए आज हमें प्रोविजन बनाना है, राइट। तो ये जब भी हमारा प्रोविजन बनता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनता है, तो ये हमारे लिए एक नुकसान वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर हमें डाउट है कि शायद ये हमारा पैसा पूरा रिकवर नहीं हो पाएगा। इसमें से 5% ऐसा पैसा होगा जो शायद बैड डेट में कन्वर्ट हो जाए, हुआ नहीं है, ध्यान रखना, हो सकता है, उसी लिए हम लोग प्रोविजन बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हम एक लॉस मान करके चलेंगे, क्योंकि ये एक लॉस मान करके चल रहा है, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर भी डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम लोग यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री होगी फिर बेटा यहाँ पर हमारी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। और कितने अमाउंट से आपको यहां पर ये करना पड़ेगा, तो ये हमारा 40,000 रुपीज़ का जो टोटल डेटर्स है उसका 5% लेना है, यानी 40,000 का अगर 5% आप लेते हैं तो 2,000 रुपीज़,
तो 2000 रुपीज़ आ जाएगा बेटा। तो 2000 रुपये से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स अकाउंट बनाना है। तो बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड, तो यहां पर हम लोगों ने ये एक प्रोविजन बना लिया है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹10,000। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम लोग ये सारे एसेट्स का रीवैल्यूएशन कर रहे थे तो उसके बीच में हमें एक इन्वेस्टमेंट मिल गई जो कि कहीं बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी बेटा, वो अनरिकॉर्डेड थी, कभी बुक्स में थी नहीं। तो ये हमारा एक एसेट हमें मिल गया। तो कहीं ना कहीं जो बुक में अभी तक नहीं थी वो आज मिल गया है, तो इसका मतलब मेरे फर्म में एक एसेट बढ़ गया, मेरी बुक्स में एक एसेट बढ़ रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छी बात है, एक फायदे वाली बात है, फर्म का एसेट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्योंकि यहाँ पर ये फायदा हो रहा है और एक नया एसेट आ रहा है तो हमें उसको उसी हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नाम से हमारा ये जो एसेट है वो बढ़ रहा है 10,000 रुपीज़ से, तो ये 10,000 रुपये से हमारा एसेट बढ़ गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हम करते हैं जब हमें कोई फ़ायदा होता है किसी भी तरह के रिवैल्यूएशन को करने में। तो ये हो गया हमारे पास एक और एंट्री। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है। एन आइटम ऑफ ₹1,000 इंक्लूडेड इन बिल्स पेबल इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड हैंस शुड बी रिटर्न ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हमारे पास कुछ बिल्स पेबल्स हैं। बिल्स पेबल का मतलब हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है जो कि 1,000 रुपये की वैल्यू की, लेकिन अब शायद वो क्लेम नहीं करेगा कोई, हमसे कोई मांगेगा ही नहीं। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए हैं जिसकी वजह से अब आपको इस बिल पेबल को, जो आपकी एक लाइबिलिटी पड़ी हुई है बुक्स में 1,000 रुपये की, वो पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब क्योंकि ये मुझे पे नहीं करना पड़ेगा तो मुझे ये फ़ायदा हो गया बेटा, यहाँ पर मेरा प्रॉफिट है, तो मुझे यहाँ पे जो फ़ायदा है इस वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसकी एंट्री भी कर लेते हैं। तो इसके लिए जो हमें यहाँ पर एंट्री करनी है वो होगा, क्योंकि अब आपको बिल्स पेबल को पे नहीं करना है तो बिल्स पेबल अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। जब भी लाइबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होती है, और वो कितने अमाउंट से है बेटा, 1,000 रुपीज़ की ये लाइबिलिटी थी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 1,000। बस बेटा खत्म हो गया यहाँ पर ये सारी एंट्रीज। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको जितना भी हमारे को इस सारी की सारी जनरल एंट्रीज में ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हुआ, हम उसकी भी एक जनरल एंट्री पास करते हैं। देखो क्या मतलब है इसका। अब यहाँ पर हमारे पास 6 ट्रांजैक्शंस हुई हैं A to F, राइट, और इन सभी ट्रांजैक्शंस में कहीं पर लॉस हो रहा है, कहीं पर प्रॉफिट हो रहा है, कहीं पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और कहीं पर डेबिट हो रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। अब इसका जो नेट इफेक्ट है, चलो वो निकाल लेते हैं। अगले पेज पर हम देखते हैं उसको कैसे लिखेंगे। तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब भी लॉस हो रहा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा बेटा, डेबिट हो रहा होगा, और जब भी गेन हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बस अब वो सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर एक एक करके ले आते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 12,000 रुपये से, तो पहली वैल्यू तो आ गई 12,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड पर। फिर इसके बाद अगली एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 रुपीज़ से, तो ये डेबिट हो गया 10,000 रुपीज़ से बेटा। थर्ड एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 5,000 रुपीज़ से, तो प्लस 5,000 रुपीज़ और भी डेबिट हो रहा है यहाँ पर। इसके अलावा फोर्थ एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 2,000 रुपीज़ से, फिर से हम लोग यहाँ पर डेबिट में ऐड कर देंगे यहाँ पर ये 2,000 रुपीज़। अगली एंट्री चेक करते हैं बेटा, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 रुपीज़ से, और एक और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है वो 1,000, यानी 10,000 और 1,000 दो एंट्रीज और हैं जो कि हमें अब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पर 10,000 रुपीज़ से क्रेडिट और 1,000 रुपीज़ से क्रेडिट। ये एक रफ वर्क है बेटा, ये रफ वर्क है, हम सिर्फ कैलकुलेशन समझने के लिए इसको कर रहे हैं। तो चलो अब देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो मेरा लॉस है इसका टोटल आ रहा है 17,000 रुपीज़ का, जबकि जो प्रॉफिट हुआ है
उसका टोटल आ रहा है ये 23,000 रुपीज़ का, 23,000 रुपीज़ का। तो आप मुझे बताओ ओवरऑल फ़ायदा ज़्यादा हुआ या लॉस ज़्यादा हुआ? डेफिनेट सी बात है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो अगर मैं इन दोनों का नेट इफेक्ट निकालूं तो मेरे पास डिफरेंस आ रहा है इसका, वो कितना आ गया बेटा? वो आ गया 6,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड। 6,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में मेरे पास ज़्यादा है, यानी मेरा प्रॉफिट 6,000 रुपये का हो गया अगर मैं इन दोनों का नेट इफेक्ट निकालूं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या होता है, अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? तो ये प्रॉफिट हमारे पार्टनर्स को मिल जाएगा बेटा, हमारे पार्टनर्स को मिल जाएगा। ये जो गेन होता है रिवैल्यूएशन में, वो गेन हमारे पार्टनर्स लेकर के जाएंगे और हम क्या करेंगे उस केस में, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने अमाउंट से? 6,000 रुपीज़ से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6,000 रुपीज़ से टू जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनमें ये पैसा बट जाएगा। और कौन कौन से पार्टनर हैं, चलो पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में जो पार्टनर्स दे रखे हैं वो संगीता, सरोज एंड शांति दे रखे हैं। तो यहाँ पर एक तो मिल जाएगा बेटा संगीता's कैपिटल अकाउंट को कुछ पैसा मिलेगा, फिर सरोज कैपिटल अकाउंट एंड शांति कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ये हमारे पास 3 पार्टनर्स गिवन है बेटा, और तीनों को अब तीनों को ये 6,000 रुपीज़ जो डिस्ट्रीब्यूट होना है वो कैसे होगा बेटा? तो याद रखना, जब भी हम लोग रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, चाहे पार्टनर रिटायर हो रहा हो या एडमिट हो रहा हो या डेथ हो गई हो या कुछ भी हो गया हो, हर केस में आपको उनके ओल्ड रेशो को ले लेना बेटा। यहाँ पर ओल्ड रेशो जो भी है, इसमें तीनों के तीनों पार्टनर्स जो है यहाँ पर, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर ही इसमें इंक्लूडेड क्यों ना हो, हमें उसको इंक्लूड करना है और उन सब में इसी रेशो में उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी 5:3:2 में जब मैं 6,000 रुपीज़ को बांटूंगा बेटा, तो कितना अमाउंट आ जाएगा? तो चलो कैलकुलेशन भी साथ साथ ही करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संगीता की। तो संगीता को यहाँ पर मिलने वाला है 6,000 रुपीज़ में से जो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 5/10 है, यानी 3,000 रुपीज़। इसी तरह से सरोज को इस 6,000 रुपीज़ में से इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से, यानी 3/10 के हिसाब से 1,800 रुपीज़, और शांति को इस 6,000 रुपीज़ में से 2/10 मिलने वाला है, जो कि होगा 1,200 रुपीज़ बेटा। तो इसका मतलब 3,000 रुपीज़, 1,800 रुपीज़ और 1,200 रुपीज़ से आपको इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। और इसमें नरेशन क्या आएगी वैसे? बीइंग रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स। तो बस यहाँ पर ये हमारा जर्नल एंट्री हो गया बेटा, जो कि हमें करना था, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज को डील करना है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 24, A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. B retired on 31st March 2021. On the date of his retirement, sum of the assets and liability appeared in the books as follows. तो ये हमारे पास कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बुक्स में जो अमाउंट हैं उनके बैलेंसेस दे रखे हैं। ये हमारी अभी बुक्स बोल रही हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। Following was agreed upon the partners. Following was agreed among the partners on B's retirement. तो B की रिटायरमेंट में पार्टनर्स ने क्या एग्री किया है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्होंने आपस में एग्री किए हैं। देखें क्या क्या बोलते हैं इसमें। बिल्डिंग टू बी appreciated by 20%, plant and machinery to be reduced by 10%, provision of 5% on debtors to be created for doubtful debts, stock of raw material to be valued at 18,000 and finished goods at 35,000. ओल्ड कंप्यूटर मिल गया है कोई इनको, जो कि पहले हमारी बुक से रिटर्न ऑफ हो चुका था, वो 2,000 रुपये में बिक गया है स्क्रैप में। और फर्म हैज़ टू पे 5,000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। तो यहाँ पर एक क्लेम भी आ गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दी अबव एडजस्टमेंट्स एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो
तो अब आपको इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है और जनरल एंट्रीज भी करनी है। तो चलिए करते हैं बेटा इसको। तो क्वेश्चन नंबर 24 में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, इस क्वेश्चन नंबर 24 में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ साथ बना सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑल्दो आपके लिए नया नहीं है बेटा, आपने पहले एडमिशन में भी बनाया है और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी बनाया है, तो फिर भी एक बार हमारा रिवीजन हो जाएगा इसको हमारे करने से, क्वेश्चन को करने से। तो चलिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक छोटा सा फॉर्मेट हम लोगों ने बना लिया है और क्वेश्चन के हिसाब से जल्दी जल्दी से हम एक एक एंट्री को रखेंगे सामने और उसको फिल करते चले जाएंगे। देखो सबसे पहला जो एंट्री बोल रहा है वो बोल रहा है बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएटेड का मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, कितने से? 20% से। तो हमारी एक्चुअल में बिल्डिंग की वैल्यू है कितनी, वो यहाँ पर ये बैलेंसेस दे रखे हैं। तो बिल्डिंग की वैल्यू है हमारे पास 1 लाख रुपीज़ की, जो भी हमारी बुक्स में वैल्यू दे रखी है, और इस वैल्यू को अब हमें अप्रिशिएट करना है बाय 20%, यानी 1 लाख का 20% आपको बढ़ाना है। तो यहाँ पर आपको फायदा हो रहा है बेटा, क्योंकि आपका एसेट बढ़ रहा है। और आपको मैंने बताया था जब भी फायदा होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर 1 लाख का 20% इज 20,000 रुपीज़। तो यानी 20,000 रुपीज़ से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट। चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री। सेकंड, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। अब प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है 10% से, और प्लांट एंड मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू थी यहाँ पर 40,000। इस 40,000 रुपीज़ का 10% यानी 4,000 रुपीज़ से अब आपको यहाँ लॉस हो रहा है बेटा, रिड्यूस हो रहा है ऐसे, तो लॉस हो रहा है, तो यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा आपको, और डेबिट का जो अमाउंट होगा वो होगा 4,000 रुपीज़। तो 4,000 रुपीज़ से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, राइट। चलिए नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पर भी डाउटफुल डेटर्स की बात हो रही है, 5% ऑन डेटर्स, और डेटर्स की वैल्यू है हमारी 20,000 रुपीज़। तो इस 20,000 रुपीज़ का 5% आपको पहले लेना है, और जो 20,000 का 5% होता है वो होता है 1,000 रुपीज़ बेटा, यानी यहाँ पर 1,000 रुपीज़ का आपको लॉस नज़र आ रहा है बेटा। तो ये जो लॉस होगा ये हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देगा 1,000 रुपीज़ से टू प्रोविजन अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। चलिए नेक्स्ट एंट्री को पढ़ लेते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू बी रिड्यूस्ड एट 18,000 एंड फिनिश्ड गुड एट 35,000। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ क्या लिखा है, इसमें ना बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज को समझना। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू बी वैल्यूड एट 18,000 का मतलब कि अब हमें जो रॉ मटेरियल के स्टॉक है उसकी वैल्यू को 18,000 ही कंसीडर करना है, जबकि हमारा एक्चुअल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, हमारा रॉ मटेरियल अभी 20,000 रुपीज़ बुक्स में दे रखा है, और हमें उसको क्या रखना है, उसको अब हमें 18,000 रुपीज़ रखना है। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है या नुकसान नज़र आ रहा है? तो देखें पहले से हमारे पास 20,000 रुपये का लिखा हुआ है, जबकि हमें उसको कितना मानना है, 18, तो हमें नुकसान आ रहा है बेटा। रॉ मटेरियल की वैल्यू कम हो रही है 2,000 रुपीज़ से, तो यहाँ पर 2,000 रुपये का नुकसान है। इसका मतलब यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो कम हो रहा है और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2,000 रुपीज़ का जो वैल्यू कम हो रहा है उसको लेकर के आएंगे और यहाँ लिखेंगे रॉ मटेरियल अकाउंट। तो ये हमारा 2,000 रुपये से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। आगे इसी के साथ साथ इसने बोला था कि फिनिश्ड गुड्स 35,000 रुपीज़ पर लेने हैं अब आपको, और पहले से जो हमारे फिनिश्ड गुड्स हैं वो 30,000 रुपीज़ के हैं, यानी यहाँ पर तो बढ़ गया ना बेटा। तो फिनिश्ड गुड्स 30,000 रुपीज़ की अभी वैल्यू दिखाई दे रही थी, लेकिन अब इसको हम 35 मान रहे हैं, तो यहाँ पर 5,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है, हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है बेटा। तो जब फ़ायदा होता है तो ये 5,000 रुपीज़ हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाय फिनिश्ड गुड्स। दैट्स इट। चलिए आगे देखते हैं बेटा। ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, यानी पहले कोई पुराना कंप्यूटर था जो कि हमने पहले ही अपनी बुक से हटा चुके हैं, तो इस बुक में नहीं है, देखो इसकी कहीं पर भी वैल्यू नहीं है,
यानी हमारा पहले कभी हुआ करता होगा ये कंप्यूटर और हमने उसको राइट ऑफ कर दिया, पुराना हो चुका था, हमने हटा दिया बुक्स में से, लेकिन अब उसको हमने स्क्रैप में यानी कबाड़ी को बेच दिया और उसमें हमें 2000 रुपये मिल गए। तो बताओ फायदे वाली बात है या नुकसान वाली बात है? भाई ये तो पहले कुछ था ही नहीं, हमारी बुक्स में तो इसकी वैल्यू थी नहीं, लेकिन फिर भी हमें ये 2000 रुपये दे गया, तो ये फायदे वाली बात है। तो 2000 रुपीज़ अब हमें यहाँ पर मिल रहा है बेटा। तो 2000 रुपीज़ हमें यहाँ पर किस रूप में मिल रहा है? हमें ऑब्वियस सी बात है कैश मिल रहा होगा, तो हमारा कैश बढ़ रहा है, यानी कैश का एसेट बढ़ रहा है, तो कैश अकाउंट में हमारा 2000 रुपीज़ आ जाएगा। यहाँ पे याद रखना कि कंप्यूटर अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर अकाउंट पहले से एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो हम लोग ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं, लिखा हुआ है इसमें रिटर्न ऑफ का मतलब पहले से हटा चुके हैं अपनी बुक्स में से, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे नहीं, हमारे पास ये 2000 रुपये अब अलग से कैश में आ गया। चलिए नेक्स्ट है बेटा, फर्म हैड टू पे 5000 टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। अब इंजर्ड एम्प्लॉय को हमने 5000 रुपये पे किए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये नुकसान हुआ है 5000 रुपये का। तो चलिए 5000 रुपये का नुकसान हुआ है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा, और अगर इसको अभी हमें देना है तो हम लोग इसको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में डाल सकते हैं बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डाल सकते हैं, और ये 5000 रुपये हमारा को ये लॉस दिखाई देगा यहाँ पर। बस बेटा यहाँ पर हम लोगों ने ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसको क्या करना है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ पर फाइनल करेंगे, तो सबसे पहले देख लें कि टोटल किस तरफ का ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो 5000, 2000, 4000, 20000, 5000, तो यहाँ पर मेरा टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। 27,000 रुपीज़ का टोटल फ़ायदा हुआ है रीवैल्यूएशन में, जबकि जो लॉस हुआ है वो कम हुआ है। तो कितना डिफरेंस है इन दोनों के बैलेंसेस में? वो बैलेंस है बेटा 15,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर जो मेरा बैलेंस बच गया वो 15,000 रुपीज़ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन गेन। रिवैल्यूएशन गेन हो गया बेटा ये हमारे पास। और इस रिवैल्यूएशन गेन को, जितना भी हमारे पास गेन होता है बेटा, उस रिवैल्यूएशन के गेन को हम अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ देखो ना, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। अब इनका जो ओल्ड रेशियो है 2:1, मुझे अब जो भी मेरे पास अमाउंट आया है रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट के रूप में, गेन के रूप में, उस अमाउंट को ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो का मतलब 2:1 में मुझे इस 15,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर ए के कैपिटल अकाउंट को कितना मिल जाएगा? 2:1 में अगर आप इसको डालेंगे तो देखिए ना कितना मिलता है। यहाँ पर हम लोग एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो 15,000 इंटू 2:1 यानी 2/5, तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा? यहाँ पर इसको मिल जाएगा 6,000 रुपीज़ ए को। और यही बात बी के लिए भी है, सेम है उसका भी रेशो। और सी को कितना मिल जाएगा जो बैलेंस अमाउंट होगा? चलो फिर भी निकाल लेते हैं, इंटू 1/5 दैट इज 3,000। तो इसका मतलब ए के कैपिटल अकाउंट में आपको देना है 6,000 रुपीज़। इसी तरह से बी के कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसका भी रेशो ए की तरह सेम ही है, तो 6,000 रुपीज़। और सीज कैपिटल अकाउंट में मिल जाएगा इसको 3,000 रुपीज़। खत्म हो गया बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम खत्म हो गया। हमें इतना ही काम करना था, लेकिन हमें साथ साथ हमें जनरल एंट्रीज को भी करना। अब देखो जनरल एंट्रीज को बहुत स्मार्टली करना है। यहाँ पर देख लेते हैं कि जनरल एंट्रीज हमारी कैसे होंगी। सबसे पहली बात, अगर आप एग्जाम में करने जाओगे तो बेटा जनरल एंट्री के प्रॉपर फॉर्मेट में करना। चलो अब अभी हम लोग यहाँ पर जनरल एंट्री कर लेते हैं। पहले यहाँ पर जोन से अकाउंट एसेट्स के हैं बेटा, एसेट में जोन से अकाउंट दिखाई दे रहे हैं, हम उनको अलग रखेंगे, लायबिलिटी के अकाउंट्स को अलग रखेंगे और इस गेन को अलग एंट्री में रखेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर गेन की बात कर लेते हैं। तो मेरे पास बिल्डिंग, फिनिश्ड गुड्स और कैश अकाउंट, ये तीनों में फ़ायदा हो रहा है। तो बस इन तीनों अकाउंट्स को, यानी तीनों एसेट्स मेरे बढ़ रहे हैं, तो यानी एसेट्स मेरे डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी जो एंट्री आ रही है वो आ गई बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड रुपीज़ 20,000। फिर आ गया हमारे पास फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिटेड रुपीज़ 5,000। और फिर है हमारे पास कैश अकाउंट डेबिटेड रुपीज़ 2,000। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट किसको किया हमने? रिवैल्यूएशन को। टू रिवैल्यूएशन
अकाउंट, और ये टोटल जो अमाउंट हो गया इसका आप टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 27,000 रुपीज़। तो 27,000 रुपीज़ से आपने इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे बेटा, बीइंग इंक्रीज इन एसेट्स रिकॉर्डेड। बस बेटा, तो एक तो एंट्री हमारे पास ये हो गई। सेकेंड एंट्री को देखते हैं। सेकेंड एंट्री में क्या होगा, यहाँ पर जितने भी एसेट्स में लॉसेस हो रहे हैं बेटा, अब हम लोग उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एसेट्स में अगर मैं देखूँ तो एक तो मेरा प्लांट एंड मशीनरी हो गया, दूसरा ये मेरा एसेट नहीं है, दूसरा मेरा एसेट है रॉ मटेरियल, और तीसरा नहीं है। बस दो हमारे एसेट्स हैं, हम पहले इन दोनों की एंट्री कर लेते हैं। तो इस केस में हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर पहले एंट्री करी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। तो आपको क्या करना है, देखो अब आपको सिंपल सा इस लेजर से जर्नल एंट्रीज को करना और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड रॉ मटेरियल। तो मैंने यहाँ पर क्या किया बेटा, जितने भी एसेट्स से उनको अलग कर दिया, टू रॉ मटेरियल अकाउंट। और रॉ मटेरियल हो रहा है 2,000 रुपीज से क्रेडिट, जबकि प्लांट एंड मशीनरी हो रहा था 4,000 रुपीज से क्रेडिट। और टोटल जो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया वो हो गया बेटा 6,000 रुपीज से। 6,000 रुपीज से ये डेबिट हो जाएगा। खत्म हो गया बात। यहाँ पर ये वाला भी एंट्री खत्म हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने प्लांट एंड मशीनरी को भी ले लिया है, रॉ मटेरियल भी ले लिया है, लेकिन अभी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये दोनों की दोनों हमारी कहीं ना कहीं लाइबिलिटीज़ हैं बेटा। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लाइबिलिटीज़ हैं, राइट। तो हम अब इन दोनों को अलग से रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए उसकी भी जनरल एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट एंड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, जैसे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर लिखा था बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की वैल्यू है 5,000 और प्रोविजन है हमारा 1,000 रुपीज़ का। तो 1,000 रुपीज़ का प्रोविजन है और 5,000 रुपीज़ का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है बेटा। तो इसका मतलब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है वो हो रहा है 6,000 रुपीज़ से। 6,000 रुपीज़ से ये हमारा अकाउंट डेबिट हो गया, राइट। तो बस यहाँ पर अब आप एक नरेशन लिख देंगे, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रिकॉर्डेड, राइट। चलिए तो यहाँ पर ये हम लोगों ने नरेशन को मेंशन कर दिया बेटा, खत्म हो गया यहाँ पर भी काम। अब आप क्या कर चुके हो, आप यहाँ पर ये जितनी भी आपने आइटम्स लिखी थी रिवैल्यूएशन अकाउंट की, इन सबको जनरल एंट्री में उतार चुके हो। सिर्फ अब एक ये वाला पोर्शन बचा है जिसको हम लोगों ने नोट करना है। तो इस केस में क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो पार्टनर्स के अकाउंट में ये पैसा जा रहा है, तो इसका मतलब ये अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो बस एक लास्ट एंट्री अब हमें यहाँ पर और करनी है, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हैं टू, कौन कौन से पार्टनर है हमारे पास, ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट एंड टू सी इज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए आपने कितना कितना गेन निकाला था इनका, 6,000 6,000 3,000, टोटल था 15,000। तो ए को 6,000 रुपीज़ क्रेडिट हो गए, बी को भी 6,000 रुपीज़ क्रेडिट हो गए और 3,000 रुपीज़ क्रेडिट हो गए सी को। और टोटल जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है वो हो रहा है 15,000 रुपीज़ से। 15,000 रुपीज़ से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया, खत्म हो गया काम। इसकी नरेशन डाल देते हैं, बीइंग रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, खत्म बात। बस बेटा इस क्वेश्चन का ये लास्ट एंट्री था जो हम लोगों ने किया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप लोग रिवैल्यूएशन करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया पहले और इसी को देख देख करके आप इजीली अपनी जर्नल एंट्रीज को यहाँ पर फाइनल कर सकते हैं।
इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 को किया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 में पुनीत, रमित एंड अक्षित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। अक्षित रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2021. Puneet and Ramit decided to continue the business and share प्रॉफिट इन द रेशो 3:2, यानी अभी तक इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो इक्वल था और अब ये चेंज कर रहे हैं, ठीक है। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू गिव इफेक्ट टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी विदाउट चेंजिंग देयर बुक वैल्यूज। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बेटा। यहां पर पार्टनर्स क्या कह रहे हैं कि हम लोग अपनी बुक्स में वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, जो भी इन एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया है उसको हम लोग अपनी बुक्स में नहीं लाना चाहते, यानी वो अपनी बुक्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट को नहीं डालना चाहते, यानी वो अपने एसेट्स की वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू बुक वैल्यूज है उसी को रिटेन करना चाहते हैं। वो जो चेंज होकर के रिवाइज्ड वैल्यू आई है वो उसको अपनी बुक्स में नहीं डालना चाहते। तो अब अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? देखिए, जब भी कोई पार्टनर्स या फर्म डिसाइड करती है कि हम लोग अपनी ओल्ड बुक वैल्यूज को ही रिटेन करेंगे, तो भी हमें कहीं ना कहीं जो रिटायरिंग पार्टनर है, जैसे इस केस में अक्षित है, उसको तो कंपनसेट करना ही है ना इन एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए, कि भाई उसका एसेट में और लायबिलिटी में कितना फायदा या नुकसान हो रहा था उसको तो हमें देना ही पड़ेगा। यस, बाकी के जो पार्टनर्स है वो उसको अभी एज इट इज रिटेन करना चाहते, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूज दे रखी हैं जो कि इनकी बुक वैल्यूज है और उनकी रिवाइज्ड वैल्यू दे रखी है, और इनको ध्यान में रख करके अब हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है बेटा, एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है। तो चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करा जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पर अब हमारी बुक्स में वैल्यू चेंज नहीं होनी, इसलिए जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में जनरल एंट्रीज करी थी वो जनरल एंट्रीज अब यहाँ काम नहीं आ सकती बेटा। उन जनरल एंट्रीज को मैं इस वैल्यूज के साथ साथ नहीं पास कर सकता और ना ही मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है अपनी बुक्स के अंदर, ठीक। तो अब फिर हम किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करेंगे, चलिए वो समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर आप इसका रिवैल्यूएशन करके बुक्स में वैल्यू चेंज करने की सोचते तो क्या वैल्यूज आती, कितना हमें प्रॉफिट होता या कितना लॉस होता इन वैल्यूज को इस तरह से पुटअप करने में। तो चलो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है, पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर लैंड गिवन है जिसकी बुक वैल्यू है 5,50,000 और उसकी रिवाइज्ड वैल्यू बता रहा है 8,50,000, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरी लैंड की वैल्यू बढ़ रही थी बेटा, इंक्रीज हो रहा है मेरा एक एसेट। चलो लिखते हैं इसको साथ साथ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में इसको साथ साथ लिखेंगे बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास इंक्रीज इन वैल्यू हो रहा है ऑफ लैंड की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, और वो कितने वैल्यू से हो रहा है बेटा? 5,50,000 पहले था, 8,50,000 हो गया रिवाइज, तो यानी 3 लाख रुपीज़ से मेरा यहाँ पर एक इंक्रीज बन रहा था, जो कि अभी मुझे मेंशन नहीं करना है अपनी बुक्स में। तो 3 लाख रुपए मेरा यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है वैल्यू। बिल्डिंग जो कि अभी मेरे पास 2,50,000 रुपीज़ की बुक्स में दिखा रहा है, उसको रिवाइज वैल्यू जो निकल करके आ रही है वो 2,10,000 रुपीज़ ही आ रही है, यानी यहाँ पर ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इंक्रीज वाली बातें कर लेते हैं। तो लैंड मेरी इंक्रीज हो रही है, बिल्डिंग डिक्रीज हो रही है, इसको बाद में देखते हैं। कंप्यूटर मेरा 1 लाख रुपए का था जो कि अब 70 का, यानी ये भी डिक्रीज हो रहा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है हमारे पास 5 लाख रुपीज़ के, जो कि अब 4 लाख के रह देंगे, तो ये भी डिक्रीज हो रहा है बेटा। सेंड्री क्रेडिटर्स है मेरे 70,000 रुपीज़ की, यानी मेरे पास एक लाइबिलिटी है 70,000 रुपीज़ की जो कि कम हो गई बेटा 60,000, यानी यहाँ पर मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो लाइबिलिटी का कम होना फ़ायदे की बात है, तो हम पहले फ़ायदे वाली बातें लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या हो रहा है कि डिक्रीज इन सेंड्री क्रेडिटर्स, जो मेरे लाइबिलिटी है वो कम हो रही है बेटा, तो इसका मतलब मुझे फ़ायदा हो रहा है। और कितने का फ़ायदा हो रहा है? 70,000 का था और 60,000 हो गया, यानी 10,000 रुपीज़ का मुझे यहाँ पर गेन नज़र आ गया बेटा। तो ये मैंने यहाँ पर गेन की तरफ से रिकॉर्ड कर लिया है। और उसके बाद है कंपनसेशन है मेरे पास वर्कमैन का
जो कि 5,000 रुपीज़ का आ गया, पहले नहीं था, तो ये भी एक नुकसान है। बाकी सारे नुकसान हैं, सिर्फ दो फायदे हमने निकाले, एक लैंड के केस में और एक सन्ड्री क्रेडिटर्स के केस में। अब हम लोग जितने नुकसान हुए हैं हम उनको यहाँ पर लेकर के आते हैं। तो चलो सबसे पहले बिल्डिंग में हमारे पास 2,50,000 रुपीज़ की वैल्यू थी, अब 2,10,000 है, यानी 40,000 रुपीज़ लेस हो गई है हमारी बिल्डिंग। तो यानी डिक्रीज इन बिल्डिंग जो कि एक नुकसान वाली बात है। 40,000 रुपीज़ का यहाँ पर लॉस आ रहा है, तो उस 40,000 रुपीज़ को मैं ब्रैकेट्स में लिख दूंगा, यानी नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। यहाँ पर भी डिक्रीज था, लेकिन ये डिक्रीज किस में है बेटा, कि लाइबिलिटी में डिक्रीज है। याद रखना, ये लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो यानी फायदा होगा, लेकिन अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो लॉस होगा। आपको इस बात को समझना है। आगे क्या है, कंप्यूटर है जो कि 1 लाख रुपीज़ का था, 70 यानी 30,000 रुपीज़ वैल्यू कम हो गई है, कंप्यूटर की डिक्रीज हो गई है। तो वो भी यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करते थे, डिक्रीज इन कंप्यूटर वैल्यू, डिक्रीज इन कंप्यूटर दैट इज ऑफ रुपीज़ 30,000, 30,000 रुपये से हमारे कंप्यूटर की वैल्यू रिड्यूस हुई है बेटा। फिर इसके बाद है हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि 5 लाख रुपए के थे, अब सिर्फ 4 लाख रुपए के रह गए हैं। तो इसका मतलब डिक्रीज इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में 1 लाख रुपए का नुकसान है बेटा। तो 1 लाख रुपीज़ का यहाँ पर हमें लॉस, यानी हमने रिकॉर्ड कर लिया है उसको अपने रफ में। इसके बाद है हमारे पास क्रेडिटर्स जो फ़ायदा दे रहा था, हमने लिख चुके हैं। और कंपनसेशन आ गया है एक वर्कमैन का जो कि 5,000 रुपीज़ का है, अगेन एक लॉस है। तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया हुआ है हमारे पास 5,000 रुपये का, अगेन लॉस के रूप में, राइट। चलिए अब हमें इसको टोटल कर लेते हैं। जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये 3,10,000 रुपीज़ की वैल्यू तो प्लस हो गई, उसमें से ये सब माइनस करते चले जाओ बेटा, यानी 40, 70 और 170 और 175। 3,10,000 में से 1,75,000 रुपीज़ को आप जब लेस करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 1,35,000। तो ये क्या है बेटा, ये प्रॉफिट है या लॉस है? तो देखो ना, आपका 3,10,000 रुपीज़ यहाँ पर बन रहा है 3,10,000 रुपये, और यहाँ पर कितना बन रहा था 1,75,000 रुपीज़। तो आपका फ़ायदे वाला वैल्यू ज़्यादा है या नुकसान वाला? तो डेफिनेट सी बात है फ़ायदे वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो यानी ये मेरे पास गेन आ रहा है बेटा। रिवैल्यूएशन में गेन कितना था मेरा 1,35,000 रुपीज़। पहली बात तो हम लोगों ने ये निकाला। अब हमें क्या करना है, देखो गेन तो मैंने निकाल लिया, लेकिन मैं इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम इसको बुक्स में चेंज नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो पार्टनर्स होते हैं बेटा उनका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालेंगे, और उस गेनिंग रेशो के हिसाब से इस वैल्यू में जो भी हमारा कंपनसेशन देना बनता है रिटायरिंग पार्टनर को वो पे कर देंगे। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे कि आप गुडविल के केस में कर रहे थे। अब आप मान लो कि गुडविल आ गई, मान लो, मतलब जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे अब आपको बिल्कुल वही करना है। तो ये एसेट्स और लायबिलिटी का जो गेन आ गया, आप इसको गुडविल की तरह ही ट्रीटमेंट करोगे। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालेंगे हमारे पार्टनर्स का। तो गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं पहले। तो गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, न्यू माइनस ओल्ड दैट इज गेन, यही होता है हमारा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो चलो देखते हैं हमारे कौन कौन से दो पार्टनर्स हैं जो गेन कर रहे हैं। अक्षित तो बेटा यहां से जा रहा है, तो पुनीत और रमित की बात करते हैं। तो पुनीत का जो नया शेयर होगा वो 3 और रमित का होगा 2, यानी 3:2 में अब पुनीत और रमित आगे जाकर के बांटने वाले हैं इस प्रॉफिट को। तो यहाँ पर सबसे पहले डालते हैं पुनीत का नाम। पुनीत को जो न्यू रेशो मिलने वाला है वो है 3/5 माइनस इसका जो ओल्ड रेशो था, क्योंकि तीनों पार्टनर्स का पहले ओल्ड रेशो इक्वल था, तो इसका मतलब 3 पार्टनर्स के होने की वजह से 1/3 होगा इसका। तो चलिए इसका गेन हमारे पास आ जाएगा, तो ये हो गया 15 और यहाँ पर आ गया 9 माइनस में 5 दैट इज 4/15। चलिए तो ये तो हो गया पुनीत का गेन। दूसरा है रमित। अब रमित का भी गेन निकालना होगा, तो रमित का जो न्यू रेशो है वो 2/5 गिवन है हमारे पास, और ओल्ड तो तीनों का सेम था। तो बस अब इसका भी हमारे पास गेन निकल करके आ जाएगा बेटा। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 5 दैट इज 1/50। तो ये है बेटा इन दोनों का गेन, राइट। तो ये इन दोनों का गेन आ गया। जबकि जो तीसरा पार्टनर है अक्षित, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना था 1/3 था, 1/3 था, वो रिटायर हो रहा है, तो उसको तो कोई गेन मिलेगा नहीं। तो हमने सबसे पहले तो ये बात निकाल ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें
ये जो अमाउंट निकला बेटा, ये जो अमाउंट निकला है, गेन जो आपको निकला है, इस अमाउंट को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यानी जो रिटायरिंग पार्टनर है उस पार्टनर को दे देंगे। और कौन देगा? पुनीत और रमित देंगे अपने गेनिंग रेशियो के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं कौन किसको कितना देने वाला है। तो सबसे पहले तो जो रिटायरिंग पार्टनर है अक्षित, तो अक्षित शेयर इन रिवैल्यूएशन बनता कितना है? तो यहाँ पर 1,35,000 रुपीज़ में उसका जो शेयर था बेटा वो 1/3 था। तो 1/3 के हिसाब से उसको मिलता है 45,000 रुपीज़। अब ये 45,000 रुपीज़ का अमाउंट पुनीत और रमित इस गेनिंग रेशियो में उसको कंपनसेट करेंगे। तो क्या मतलब हुआ इसका? तो यहाँ पर जो पुनीत देने वाला है, पुनीत टू कंपनसेट, कितना कंपनसेट करेगा? तो पुनीत कंपनसेट करेगा इस 1,35,000 रुपीज़ इंटू जो भी इसका गेनिंग रेशियो है 4/15 है बेटा। और इस 4/15 में के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो इसका जो अमाउंट बन करके आ रहा है वो आ रहा है 36,000 रुपीज़। दूसरी तरफ रमित की बात कर लेते हैं। तो रमित को कितना कंपनसेट करना है? इसका जो टोटल रिवैल्यूएशन अमाउंट है उसी से निकालेंगे बेटा। तो वो होगा 1/15 इसका गेनिंग रेशियो, दैट इज 9,000। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास अमाउंट आ गए, ये अमाउंट क्या बता रहे हैं कि अक्षित को इतना अमाउंट हम लोगों को कंपनसेट करना है, जिसमें पुनीत 36,000 और रमित 9,000 रुपीज़ का अमाउंट पे करेगा। ये तो एक तरीका है निकालने का। इसको सेकंड एक और मेथड से भी निकाला जा सकता है। यहाँ पर ये जो मैंने कैलकुलेशन करी, यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा 4/15 को लिया और मैंने यहाँ पर वैल्यू कौन सी ले ली? मैंने टोटल वैल्यू ले ली। यहाँ पर ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको इनके गेनिंग रेशियो जो निकल के आया था 4:1 में ना लेकर के मैंने एक ओवरऑल रेशियो से लिया। अगर मैं इसको 4/1 में लूँगा बेटा, 4:1 में लूँगा, तो मुझे यहाँ पर जितना भी अमाउंट अक्षित को यानी 45,000 रुपीज़, जैसे चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ और करके दिखा देता हूँ मैं। अक्षित का अमाउंट तो ठीक है, मुझे इन दोनों की बात करनी है। तो यहाँ पर पुनीत का जो कंपनसेशन बनता है, कंपनसेट करेगा पुनीत टू कंपनसेट, वो 45,000 रुपीज़ में से कितना देगा? 4/5। तो अगर अब इस तरह से भी आप करके देखेंगे तो भी बेटा 36,000 रुपीज़ आएगा। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर आप इस ओवरऑल अमाउंट को ले रहे हैं तो आप इस ओवरऑल गेन को उठाएंगे, यानी 4/15 और 1/15 को उठाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अक्षित के अमाउंट को ले रहे हैं तो अब जो इन दोनों के बीच का रेशो बन रहा है, अब उस रेशो के हिसाब से फिर कैलकुलेशन करेंगे। इस तरह की कन्फ्यूजन ज़्यादातर बच्चों को हो जाती है, इसलिए आज मैं आपसे इस तरह से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस तरह से कभी कंफ्यूज ना हो प्रैक्टिस करते समय। तो यहाँ पर आ जाएगा 45,000 इंटू 1/5। अगर आप इसको करेंगे तो 5/9 आ जाएगा, तो 9,000 रुपीज़ यहाँ पर भी आ जाएगा। खत्म बात। तो देखो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस दोनों में डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर से एक बार देख लेते हैं मैंने यहाँ पर क्या किया। हमने जो टोटल गेन निकाला था किसमें? इन एसेट्स और लायबिलिटी के रीवैल्यूएशन रीअसेसमेंट के हिसाब से, उस गेन को अब मुझे इनके सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में बांटना। अब देखो यहाँ पर दो तरह के गेन हो रहे हैं, एक 4/15 आ रहा है, एक 4/5 आ रहा है। इसका डिफरेंस क्या है, ये मतलब क्या है, इस मिस्ट्री को समझते हैं। ये जो 4/15 आ रहा है बेटा, ये 4/15 आ रहा है तीनों पार्टनर्स को मिला करके, तीनों पार्टनर्स, क्योंकि 1/3 लिया मैंने, तो यहाँ पर तीसरा पार्टनर भी तो था, थर्ड पार्टनर। तो तीनों पार्टनर के हिसाब से जो गेनिंग रेशियो बन रहा है ये बन रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों का अमाउंट ले लिया। लेकिन यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने सिर्फ उन्हीं दो पार्टनर्स को लिया जिनका सिर्फ गेन हो रहा था। तो यहाँ पर इसलिए 4:1 ले लिया। और अगर मैं 4:1 लूँगा तो ये दोनों मिलकर किस अमाउंट को कंपनसेट करने वाले हैं? अक्षित के अमाउंट को कंपनसेट करने वाले हैं। टोटल अमाउंट में फिर हम लोग नहीं जाएंगे, तो उस केस में हमने इस तरह से लिया। तो आप इन दोनों तरीके से इस वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो सा भी तरीका आपको अप्रोप्रिएट लगे। आपने इस वाले मेथड को सीखा है गुडविल में, तो इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है।
चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये कैलकुलेशन सारी कर लिया। अब फाइनली एक लास्ट जर्नल एंट्री अब हमें पास करनी है, और उस जर्नल एंट्री में क्या होगा बेटा, जर्नल एंट्री में पुनीत और रमित के अकाउंट को हमें पहले डेबिट करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से लिख लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री। तो यहाँ पर पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रमित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, तीसरे पार्टनर का जो नाम है हमारा अक्षित, अक्षित कैपिटल अकाउंट, अक्षित कैपिटल अकाउंट। और देखिए यहाँ पर पुनीत के अकाउंट को डेबिट करना है 36,000 रुपीज़ से, रमित के अकाउंट को डेबिट करना है 9,000 रुपीज़ से, और 45,000 रुपीज़ का अमाउंट अक्षित के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी जो जर्नल एंट्री बन गई वो बन गई 36,000, 9,000 एंड क्रेडिट में आ गया 45,000। खत्म हो गया बेटा, बस आपको यही करना था। अब इसकी नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग proportionate amount of gain या फिर प्रॉफिट on revaluation adjusted through an entry। तो हमने क्या किया, जो भी हमारा प्रोपोर्शनेट गेन आ रहा था रिवैल्यूएशन, इसको पूरा लिख लेते हैं, रिवैल्यूएशन में जो भी हमारा गेन आ रहा था उसको हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया है बेटा। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल जर्नल एंट्री। आई होप आपको ये सारी वर्किंग क्लियर हो गई होगी कि अगर ये कब करना है हमें, जब पार्टनर्स ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें नई वैल्यूज़ को, जो रिवाइज्ड वैल्यू है उनको अभी बुक्स में अपडेट नहीं करना है, हमें पुरानी वैल्यूज़ को ही रिटेन करना है, बुक्स वैल्यू को रिटेन करना है एसेट्स और लायबिलिटी के केस में, तब हमें इस तरह का एक ट्रीटमेंट करना होता है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस 25 क्वेश्चन को कंप्लीट किया बेटा। अब इसके बाद जो हमारा रिजर्व एंड एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉसेस का जो टॉपिक है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।